गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड के इस चैप्टर में वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से पिछला हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था। पिछला जो टॉपिक था वहां हम लोगों ने नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड के जो हमारे पास 5 टाइप्स थे। पहला टाइप्स क्या था? परपोजिव था, सेकंड था स्ट्रेटिफाइड था, थर्ड सिस्टमैटिक था, फोर्थ कोटा था और फिफ्थ क्या था? कन्वीनियंस था। तो ये 5 टाइप्स के हमारे पास सैम्पलिंग मेथड थे जिसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके बाद इसमें हम लोगों ने 3 को तो पढ़ लिया था, सिस्टमैटिक तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग कोटा को पढ़ते हैं, कोटा सैम्पलिंग को, और दूसरा कन्वीनियंस सैम्पलिंग को। उसके साथ साथ हम लोग इसमें रिलायबिलिटी देखेंगे, कितना रिलायबल होता है ये दोनों मेथड, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। साथ साथ में हम लोग कंपैरेटिव देखेंगे कि कौन बेटर है, सैंपल मेथड ज्यादा बेटर है कि सेंसस मेथड ज्यादा बेटर है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग कोटा सैंपलिंग देखते हैं। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप आर क्लासेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो मेथड होता है इसमें पहले सबके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सबको क्या कर लिया जाता है? डिवाइड कर लिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कैसे क्रिएट कर लेते हैं? ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी डी ई, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बना लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं और उसी के बेस से पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट देयर इज द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सनल बायस एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइटम बाय द इन्वेस्टिगेटर। अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट बिकम क्वेश्चनेबल। क्योंकि हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड होता है कितना बायस है, कितना रियलिस्टिक है, कितना रिलायबल है। अगर वो रिलायबल है तो ठीक है, नहीं रिलायबल है तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी डाटा की डिपेंडेंसी उसी पर आ जाती है कि उसने कैसे डिवाइड किया, क्योंकि उसकी पर्सनल वो डिसीजंस होते हैं। तो कई बार कोटा जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है बड़ा इसमें क्वेश्चन उठता है और इसको लोग जितने भी इकोनॉमिस्ट इसको बड़े रिलायबल कैटेगरी में नहीं रखते हैं। दूसरा होता है जिसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। बहुत वर्ड से ही आपको दिखाई दे रहा है वो कन्वीनियंस, जो बड़ा कन्वीनियंस हो। तो इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस, उसकी कन्वीनियंस को सूट करे। दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव बट अनसाइंटिफिक एंड अनरिलायबल। इट डिपेंड टू मच ऑन द विम्स ऑफ इनोवेटर। ये कन्वीनियंस क्योंकि इसमें पूरी तरह से छूट दे दी जाती है कि जो भी इसमें वो पर्सन है जो इसको बना रहा है, जो इसको क्रिएट कर रहा है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको करेगा। इसमें किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे, किसी मेथड का रियलिस्टिक यानी कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए बहुत ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्यूमरेटर है, वो किस तरह से इसको करता है, किस तरह डिसाइड करता है। तो उसकी खुद की सोच पे आंसर ज्यादा होते हैं और रियलिस्टिक आंसर्स होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। फिर रिलायबिलिटी ऑफ दी सैंपलिंग डाटा। रिलायबिलिटी का मतलब ही एक सिंपल सा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्सली उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा वो रहेगा, कितना रियल रहेगा, उसकी रिलायबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो जो रिलायबिलिटी वो जनरली इन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है साइज ऑफ द सैंपल। Reliability of the sampling depend on the size of the sample. If its size is very small, it will be fail to represent the population. Accordingly, the conclusion would lack reliability. अब पता चला कि 5 लाख मेरे पास क्या है? पॉपुलेशन है और हमने उसमें क्या लिया? 5000 ही पर्सन्स को इन्वॉल्व किया है। तो इसकी रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैम्पर होगी और चांसेस इसके कम रहेंगे। वहीं पर अगर इसको हम 50,000 या 1 लाख कर देते तो क्या हो जाता है? इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। दूसरा मेथड ऑफ सैंपलिंग क्या है? इफ द मेथड ऑफ सैंपलिंग इज नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव इट विल नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। जो हमने मेथड यूज किया है तो पता कन्वीनियंस मेथड ले लिया तो एग्जॉस्टिव होगी नहीं, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से होगी, तो रिजल्ट भी उसका मेथड पे ही डिपेंड होता है। इसलिए जितना सही हमने लिया है, अगर हम लोगों ने एक ऐसा मेथड लिया है जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है तो फिर उसके रिलायबल होने के चांस ज्यादा होंगे। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट ले लिया है जहां पर हमारी सैंपलिंग ही एग्जॉस्टिव नहीं है तो फिर मतलब उसमें ज्यादा
रिलायबल होने के चांसेस नहीं होंगे। बायस आर करस्पॉन्डेंट एंड इन्यूमरेटर, पर्सनल जो बायस होते हैं शुड बी लेस एज पॉसिबल, ये बहुत ही कम होने चाहिए, अदरवाइज रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा इज बाउंड टू सफर, उसके सफर करेगी, क्योंकि अगर पर्सनल बायस बेस्ड डाटा बनाया जाएगा तो रियल डाटा रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। तो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना कम बायस है करस्पॉन्डेंट या इन्यूमरेटर, जितना कम बायस होगा उतना ही ज्यादा अच्छा डाटा वो रिप्रेजेंट कर पाएगा। ट्रेनिंग ऑफ द इन्यूमरेटर, रिलायबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर कैसी है। इफ दे आर नॉट ट्रेन टू मेक देम एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सैंपल विल बी लैग रिलायबिलिटी, अगर वो ट्रेन नहीं, उनको सिस्टम नहीं पता, उनको सही तरीका नहीं पता, तो वो लोग क्या होंगे, बहुत ज्यादा उनकी रिलायबिलिटी लैग करेगी, उस क्वालिटी उसमें आएगी ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा रह जाता है। अब होता है सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड, इसकी कंपैरेटिव लुक हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में कौन बेटर है, किस में ज्यादा सही रहेगा और किस मेथड को ज्यादा बेटर माना जाता है इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले कवरेज को अगर हम देखा जाए कि सेंसस जो टेक्निक है, एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन, हमें पहले ही बताया क्योंकि इसमें किसी को भी नहीं छोड़ सकता। बट इन सैंपलिंग मेथड ओनली सम ऑफ द आइटम व्हिच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड कवर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो कहीं ना कहीं सेंसस मेथड इज फार बेटर देन द sampling method because it provide more reliable answer than the sampling method. Suitability जो होती है, census method is suitable when the area of investigation is very small. In other hand, when the area of investigation is very large, sampling method is very good method. It generally used. तो सैम्पलिंग मेथड तो हम लार्ज एरिया में ज्यादा यूज करते हैं और स्मॉल एरिया में ही हम सेंसस मेथड कर सकते हैं। इसका मतलब सेंसस मेथड केवल क्या हो सकता है, स्मॉल एरिया भी या कम पॉपुलेशन पर ही यूज हो सकता है, और लार्ज एरिया हो, लार्ज पॉपुलेशन हो तो उसमें इसका यूज बड़ा मुश्किल होता है, कॉस्टली हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज जनरली लेस देन एक्सपेंसिव देन सेंसस मेथड। सबको पता है सेंसस मेथड 1 by 1 पर्सन को कवर करता है, इन्वेस्टिगेटर को खुद जाना पड़ता है, ऐसे में कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, जबकि सैम्पलिंग मेथड में ऐसा नहीं होता। वो कुछ सैंपल ही लेकर वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उसमें खर्च होने के चांस कम होती हैं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर भी कम होता है। उसमें टाइम जो होता है, सैंपल जो मेथड होता है इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द सेंसस मेथड। सैंपल मेथड में क्योंकि कुछ भी लिया, अब यहाँ पर हमारे पास अगर 5 लाख होते तो 5 लाख में हम क्या कर रहे होते, 5 लाख पर्सन्स को डाटा कलेक्ट करने पड़ते। वही अगर सैम्पलिंग मेथड होते तो ज्यादा ज्यादा 50,000, 10,000 या 5,000 इन्हीं में से कुछ डाटा कलेक्ट करने लगते। जितना कम डाटा उतने ही क्या होता, हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम आता। नेचर ऑफ द आइटम, सेंसस मेथड इज पर्टिकुलरली सुइटेबल व्हेन द आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैव डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑन द अदर हैंड सैंपल मेथड सुइटेबल व्हेन द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस। तो इनमें दोनों में आप देख रहे हैं, डाइवर्स अगर सिचुएशन है तो सैंपल मेथड नहीं बेटर होगा, सेंसस इज बेटर होगा। होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है तभी क्या मेथड सक्सेस रहता है, सैंपलिंग मेथड। तो सैंपलिंग मेथड में हमें होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करता है। वेरिफिकेशन देखा जाए, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसस मेथड इज जनरली नॉट पॉसिबल, इट would involve huge expenses and repetition of the whole process, while information from sample method can be easily verified. In case of doubt, enumerator can done again and fact verified accordingly. तो आपको पता है सेंसस मेथड जब एक को कवर करना, कॉस्ट ज्यादा लगनी है तो उसको दोबारा वेरीफाई नहीं किया जा सकता, जबकि सैंपल मेथड कम एरिया कवर हुआ है इसलिए उसको आसानी से किया जा सकता है। एक्यूरेसी जो रहती है, देयर इज जनरली ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द सेंसस मेथड। सैंपलिंग मेथड में एक्यूरेसी क्या होती है, वो कम होती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो एक्यूरेसी है सैंपलिंग मेथड में उसमें कुछ ही लोगों को कवर किया जाता है, सबको किया नहीं जा सकता। बट एरर कैन बी इजीली डिटेक्टेड एंड रिमूव इन सैंपलिंग मेथड, बट इट नॉट इन द सेंसस मेथड। स्टैटिकल कुछ एरर होते हैं, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो सैंपलिंग एरर जो होते हैं, दीज आर द रिलेटेड टू द साइज ऑफ नेचर ऑफ द sample selected for the study. Due to the very small size of the sample selected for the study or due to non-representative nature of the sample,
द एस्टिमेटेड वैल्यू में बी डिफर फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, द एरर दस इमर्जिंग कॉल्ड द सैंपल एरर। तो कई बार सैंपल में ऐसा हो जाता है कि हम जो सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग में इतने कम लोग को रखते हैं तो एक्चुअल डाटा उसमें अंतर आ जाता है, और इसको एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है पैरामीटर की, मान लीजिए 10 निकाली गई, लेकिन एक्चुअल में अगर उसको पूरा कैलकुलेट किया जाता तो 20 होता, तो एस्टिमेटेड जो एरर होता है 10 माइनस 20 माइनस 10 आ जाता है, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू में पैरामीटर तो हमने निकाला 10 और एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू है पैरामीटर थी वो 20 थी, तो 10 माइनस 20 तो माइनस 10 इसका आ जाता है। ये एक सैम्पलिंग एरर के रूप में जाना जाता है। नॉन सैम्पलिंग एरर भी होते हैं, तो ये एरर में एक सबसे आता है एरर ऑफ द मेजरमेंट। डाटा कलेक्शंस में ये एरर बहुत देखने को मिलता है। इट आकर ड्यू टू डिफरेंसेज इन द स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड डिफरेंसेज इन द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर। तो कभी प्रोसीजर के कारण आ जाता है, कभी कभी मेजरमेंट के कारण आ जाता है, क्योंकि प्रोसीजर पहले किसी और को फॉलो किया था और आज हम सोच कुछ और रहे हैं, इसलिए एरर आने का रहते हैं। एरर ऑफ नॉन रिस्पांस, बहुत बार ये ऐसा आ जाता है कि हम जिससे डाटा मांग रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, वो रिस्पांस ही नहीं करता, न रिस्पांस करने में हम जनरल डाटा दे देते हैं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, दिस arises respondent fail to interpret the questions in the questionnaire। वो सही से बता ही नहीं पाता, तो जब क्वेश्चन सही से इंटरप्रेट नहीं होगा तो आंसर भी सही से नहीं आता। कई बार एरर ऑफ द कैलकुलेशन आ जाता है, मल्टीप्लाई करने में, प्लस करने में, माइनस करने में, डिवीजन करने में, तो ये भी एरर ऑफ कैलकुलेशन भी हमें लगातार देखने को मिलता है। एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस भी रहता है, इट arises ड्यू टू पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर के ये पर्सनल बायस के कारण भी ऐसा होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से डाटा को फीड कर देते हैं। तो ये सब के सब एरर्स थे और जो इसमें हमने पढ़े। अब आपको ये 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।